नमस्कार। राजस्थान की ऐतिहासिक स्रोत इसी विषय पर अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे। बात कर रहे थे राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य में सबसे इम्पॉर्टेंट साहित्य ख्यात साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ख्यात के विषय में बात कर चुके हैं, जिनमें एक ख्यात है मुंडियार की ख्यात, जिसे राठौड़ों की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट ख्यात है नैन्सी की ख्यात, जिसके विषय में बात कर चुके हैं, जो राजस्थान की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिसका योगदान माना जाता है। इसी श्रृंखला में अब हम बात करते हैं बांकीदास की ख्यात। कविराज जो बांकीदास थे वो एक महान कवि और इतिहासकार थे। उनका जो जन्म था वो चारण कुल में हुआ था और जोधपुर के शासक महाराजा मानसिंह के राज दरबार में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त किया था। तो कवि के रूप में भी काफ़ी विख्यात है बांकीदास। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिनसे उनकी राष्ट्रीय भावनाओं के विषय में पता चलता है। उसका वो जो गीत है वो है आयो अंग्रेज़ मुलक रे ऊपर। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो इतिहासकार की दृष्टि से उनकी रचना है बांकीदास री ख्यात। ये जो ख्यात है ये राजस्थानी गद्य में लिखी गई है और इसका जो स्वरूप है वो इस तरह से कि इसमें भी बातों का संग्रह किया गया है, यानी छोटी छोटी बातें या जो विषय हैं उनको लेकर उनका वर्णन किया गया है। तो लेखक को जब भी कोई चीज़ मिली, कोई बात घटना जिसका उन्हें उल्लेख करना था, उसका उल्लेख उनके द्वारा किया गया है। इसमें कहीं भी किसी क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ बातें तो दो दो या तीन तीन पंक्तियों की भी हमको मिलती है। तो बांकीदास की ख्यात में लगभग 2000 बातों का संग्रह किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी ख्यात से प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी भी बांकीदास की ख्यात से प्राप्त होती है। इस ख्यात में जोधपुर और जयपुर की स्थापना का विस्तृत विवरण दिया गया है। उस समय की सामाजिक स्थिति, वेशभूषा, उस समय में प्रचलित आभूषण के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अलावा बीकानेर के जो महाराजा रतन सिंह थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। विक्रम संवत 1885 में गया में अपने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और उनसे यह प्रण करवाया गया था कि वे भविष्य में अपनी शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ मिलती है। राजस्थान के जो प्रमुख पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन त्योहारों के रीति रिवाजों के विषय में भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ बांकीदास ने बहुत से भौगोलिक स्थान और जगहों की जानकारी हमको दी है। बहुत सारे सिक्कों का उल्लेख उनके इस ख्यात में मिलता है। तो इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट खजाना माना जाता है। इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमको इस ख्यात में उपलब्ध होती है। तो राजस्थान का अगर हमें क्रमिक इतिहास तैयार करना है तो उसमें बांकीदास की ख्यात एक आधार ग्रंथ के रूप में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं दयालदास की ख्यात। दयालदास का पूरा नाम था दयालदास सिणायच। ये बीकानेर के शासक जो थे रतन सिंह, सरदार सिंह और उसके बाद डूंगर सिंह, इन तीनों के समय में दरबारी लेखक रह चुके थे, कवि भी थे, जाति से चारण थे और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात। इसके अलावा देश दर्पण है, इसके अलावा आर्यख्यान, कल्पद्रुम। तो 3 प्रमुख रचनाएं दयालदास की मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बीकानेर रे राठौड़ारी जो ख्यात है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे दयालदास की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। इस ख्यात की रचना उन्होंने बीकानेर के शासक सरदार महाराजा सरदार सिंह के आदेश पर की थी। उन्होंने इसको लिखने का आदेश दिया था, तो दयालदास ने इसको तैयार किया और उन्होंने इसको बोला था। उनके बोलने पर बीठू चावड़े ने इस रचना को लिपिबद्ध किया था। इस ख्यात ये जो ख्यात है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 394 पृष्ठ है और जिसके 2 इम्पॉर्टेंट भाग है, जिसमें जो बीकानेर के शासक हैं उनका वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। इस ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया गया है और सूर्यवंशी पीढ़ियाँ का प्रारंभ में उल्लेख किया गया है।
इसके हाथ में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ विभिन्न जातियों कबीलों का वर्णन किया गया है। बहुत सी ऐतिहासिक जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके हाथ में बहुत सी कमियां भी है जिनका उल्लेख हम कर सकते हैं। इन्होंने जो बीकानेर के शासक हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा है, लेकिन बहुत सारी कमियां जो है वो हमें इस ग्रंथ में दिखाई देती है, जिनकी पूर्ति हम अभिलेखीय सामग्री के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है दयालदास का वो है देश दर्पण। इससे तात्पर्य है ऐसा वृत्तांत जो देश के दर्पण का कार्य करता हो। तो दयालदास ने इसके लिए ख्यात शब्द का प्रयोग किया था। इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य के पट्टा गांव के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो आर्थिक दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिसमें गाँव के विषय में, ठिकाना गाँव के विषय में, सासण जो गाँव होते हैं उनके विषय में, इस तरह की तमाम जानकारियाँ, या हम कह सकते हैं बीकानेर राज्य की पट्टा प्रणाली के बारे में अगर किसी को अध्ययन करना हो या दरबारी व्यवस्था के बारे में बात करनी हो तो बहुत सारी जानकारियाँ इस ग्रंथ से मिल सकती है। एक और ग्रंथ है दयालदास का जिसका नाम है आर्याख्यान कल्पद्रुम। इसमें भी राठौड़ों का एक संक्षिप्त इतिहास लिखने का प्रयास दयालदास के माध्यम से किया गया है। बहुत सारी जानकारी इसमें मिलती है, खासतौर से राजस्व संबंधी जो मामले हैं मारवाड़ के, वो बहुत ज़्यादा इसमें दिए गए। मारवाड़ के पट्टों के विषय में जानकारी दी गई है। मारवाड़ के जो ठिकाने थे उनकी पीढ़ियों का बहुत ज़्यादा इतिहास हमको मिलता है। ठिकानों की गाँवों की आय का भी विवरण इसमें दिया गया। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ आरख्यान कल्पद्रुम नामक ग्रंथ से हमें बीकानेर के राठौड़ राजवंश के विषय में प्राप्त होती है। तो दयालदास की ख्यात न केवल बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों के बारे में बात करती है, बल्कि जोधपुर और आसपास के जो सीमावर्ती शासक हैं उनके विषय में भी बहुत सी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त होती है। बीकानेर राज्य की जो राज्य में जो प्रचलित रेख प्रणाली है, पट्टा प्रणाली है, शासकीय ढांचा है, इनके बारे में बताने का प्रयास दयालदास के माध्यम से किया गया है। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन इसमें कुछ ऐतिहासिक कमियां भी है दयालदास की ख्यात में। एक कमी तो यही है कि ये जो रचना की गई है ये राज्य आदेश से की गई थी, तो बहुत सारी घटनाओं की सही जानकारी इसमें नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो दयालदास हैं उन्होंने अपनी इस रचना में फ़ारसी के फरमानों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन शिलालेखों का बहुत ज़्यादा प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। फिर भी इनकी रचना ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख ख्यात साहित्य है राजस्थान का जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा के बहुत सारे ऐतिहासिक साधन हमें मिलते हैं। बहुत सारी रचनाएं हमें प्राप्त होती है। कुछ प्रमुख कृतियों का हम यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। उनमें से एक है अचलदास खींचीरी वचनिका। ये जो ग्रंथ है इसकी रचना चारण शिवदास के द्वारा की गई है, जो सबसे प्राचीन वचनिका भी मानी जाती है। इसकी रचना विक्रम संवत 1490 के आसपास की गई है। इस रचना से हमें गागरोन के खींची राजवंश के शासकों के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सामाजिक जानकारी हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। इसी तरह से एक और ग्रंथ है दलपत विलास। इस ग्रंथ की पूरी जो रचना की थी ये अधूरा उन्हें मिला था, पूर्ण इनके द्वारा किया गया था। बीकानेर के महाराज कुमार दलपत सिंह के द्वारा दलपत विलास को पूर्ण किया गया था। तो 16वीं सेंचुरी के बीकानेर के जन जीवन की बहुत सी जानकारी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है कान्हड़ दे प्रबंध। इसकी रचना पद्मनाभ के द्वारा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से कान्हड़ दे प्रबंध जो है पश्चिमी राजस्थानी साहित्य में अपना इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी इससे प्राप्त होती है। ये जो ऐतिहासिक काव्य है ये 1455 के आसपास लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। इसमें जालौर के शासक कान्हड़ दे और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका बहुत ही विस्तृत विवरण इसके माध्यम से प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसमें राजस्थानी भाषा के विकास, उस समय राजस्थान का भूगोल, बहुत सारी सामाजिक परंपराओं और सैन्य व्यवस्था के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से एक और ग्रंथ है पद्मावत।
ये अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1543 ईस्वी के आसपास की गई थी। ये महाकाव्य भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अलाउद्दीन खलजी के द्वारा जो चित्तौड़ का अभियान किया गया था, वहाँ के शासक राणा रत्न सिंह ने किस तरह से प्रतिरोध किया, रानी पद्मिनी के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। रत्न सिंह की गिरफ्तारी, पद्मिनी को कैद करना, फिर रिहाई उनकी, पद्मिनी का सती होना, ये तमाम घटनाओं का बहुत ही रोमांचक वर्णन पद्मावत में हमको मिलता है। हालांकि बहुत से इतिहासकार इस महाकाव्य में वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को सत्य भी नहीं मानते। दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है सूरज प्रकाश। इस ग्रंथ की रचना जोधपुर के शासक अभय सिंह के दरबारी कवि कर्णीदान के द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से जोधपुर के जो शासक हैं जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, उनके विषय में और उनके समय की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ राजस्थान के रीति रिवाज और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक और ग्रंथ है राजरूपक। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने इसे तैयार करवाया था। उनके आदेश से कवि रत्नुचारण वीरभाण ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। इसमें जोधपुर के बहुत सारे शासकों का वर्णन हमको मिलता है। सीतराम से लेकर अभय सिंह तक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्धों के विषय में जानकारी मिलती है। बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों के शौर्य का वर्णन भी मिलता है और सामाजिक स्थिति की जानकारी भी इसके माध्यम से प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक और ग्रंथ है गुण भाष। जोधपुर के शासक गज सिंह के समकालीन कवि थे हेम, जिन्होंने गुण भाष की रचना की थी। इस ग्रंथ से हमें मारवाड़ में जो शासक थे महाराजा गज सिंह, उनके समय की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही साथ जोधपुर के लोगों की सामाजिक स्थिति, उनकी वेशभूषा, रीति रिवाज, वहाँ के राज प्रसादों का वर्णन भी किया गया है। इसी ग्रंथ में उस युग में प्रचलित शिक्षा पद्धति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार गुण रूपक जो ग्रंथ है वो भी जोधपुर के महाराजा गज सिंह के समय में रचना की गई थी। केशव दास जो थे, उन्होंने गुण रूपक की रचना की गई थी। इस ग्रंथ से भी बहुत सी जानकारी मिलती है। इसी तरह से राजविलास एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जिसकी रचना मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समकालीन कवि मान के द्वारा की गई थी। इसमें मेवाड़ के जो शासक हैं राज सिंह, उनकी उपलब्धियों का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलता है। फिर भी इस ग्रंथ से हमें राज सिंह और जगत सिंह के समय की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही साथ मेवाड़ और बागड़ की भौगोलिक स्थिति, उदयपुर का नगर निर्माण, राजसमंद जो झील का निर्माण किया गया था, अकाल राज से संबंधित कार्य और राज्याभिषेक संस्कार के विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। रणथंभौर के शासक हमीर के संबंध में बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलते हैं, जिसमें हमीर देव चौपाई, इस ग्रंथ की रचना मंडन विजय सा के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार चंद्रशेखर ने हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा, जोधराज ने हमीर रासो लिखा और राजरूप ने हमीर छाड़ा नामक ग्रंथ, यह महत्वपूर्ण रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बीठू सूजे के द्वारा रचित राव जैसी रुचंत, इससे भी बहुत सी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है, उनके द्वारा एक रचना की गई, उसका नाम था वेली किसन रुक्मणी री। इससे भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और तत्कालीन सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, उत्सव, त्यौहार, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो राजस्थानी भाषा में जो साहित्य मिलता है उससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ राजस्थान के इतिहास को निर्मित करने के संबंध में प्राप्त होती है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख सोर्सेज, तो उसमें हमारे पास में अभी फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य, उसके बारे में बात करेंगे, जो फारसी भाषा में लिखा गया साहित्य है। साथ ही साथ स्थापत्य और चित्रकला के जो नमूने प्राप्त होते हैं या जो भी ग्रंथ प्राप्त होते हैं, और आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें अभी वर्तमान समय के इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को
वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया, संकलित करने का प्रयास किया, संग्रहित करने का प्रयास किया, उनके विषय में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।